देखो मैं पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ क्या पूछता है कि वेयर सेवरल पर्सन आर एंगेज्ड और कंसर्न इन द कमीशन ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंस बाय मीन ऑफ दैट एक्ट। जब बहुत सारे लोग किसी क्रिमिनल एक्ट में एंगेज हैं तो तब भी ये पॉसिबल है कि वो अलग अलग ऑफेंस के लिए गिल्टी हों। कोई एक काम करने के लिए बहुत सारे लोग गए, जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए किसी का मर्डर करने के लिए 5 लोग गए, तो मर्डर हुआ उसमें से 34 आप लगाओगे, 5 लोगों ने कॉमन इंटेंशन करी, मर्डर करा, वो ठीक है। मगर उसके अलावा अगर किसी और ने कुछ और भी किया, मान लीजिए मर्डर करने के दौरान किया, कोई किसी ने चोरी कर ली, किसी ने वहां से घड़ी चुरा ली, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने आग लगा दी कहीं पर, वो सब चीजों के लिए भी अलग अलग व्यक्ति भी डिफरेंटली लायबल हो सकते हैं। ये 38 बताता है और क्वेश्चन यहां से वो यही बनाता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि क्रिमिनल एक्ट में बहुत सारे जो लोग थे वो डिफरेंट उसके लिए लायबल हो सकते नहीं हो सकते, कि वो हो सकते हैं। तो मे नॉट बी लायबल, मे बी लायबल, ऐसे करके 4 ऑप्शन बना देगा और आपको ये पता होना चाहिए कि वो हो सकते कि नहीं हो सकते। तो यहां से आपको जो कीवर्ड पकड़ना है वो यही पकड़ना है कि मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस, बस। 38 में सेक्शन तो नहीं पूछता वो कभी, और मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस, ये उसका एक हमेशा से फोकस जो रहता है वो इस पर रहता है। 38 में यही इंपॉर्टेंट है। 39 वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री में वो कभी घुस के नहीं पूछता, इतना ही पूछता जब भी होगा कि 39 वॉलेंट्री किस में डिफाइन है। 40 में ऑफेंस है, कभी घुस के नहीं पूछता ऑफेंस किस में डिफाइन है, 40 में यही पूछता है। 41, 42 स्पेशल और लोकल लॉ, इसमें भी कभी घुस के नहीं पूछता, सेक्शन पता होना चाहिए मान लीजिए। 43 इलीगली, लीगली बाउंड टू डू, इलीगल का ये पूछता है कि इलीगल का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये भी पता है 43 में क्या है और फिर इसके अंदर कंटेंट क्या है, क्या पूछता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो कई बार जैसे आप इसे पढ़ते हुए एक बार देखते इसमें क्या है, द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। 2 चीजें आ गई यहां पर कि इलीगल हर उस चीज पर एप्लीकेबल होगा, विच इज एन ऑफेंस, तो जो भी ऑफेंस है, ऑफेंस 40 में दे रखा है, जो भी ऑफेंस है आईपीसी में जो भी है, और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो भी लॉ ने प्रोहिबिटेड कर रखा है, वो मे बी इन आईपीसी हो कि आईपीसी के बाहर हो, कुछ भी अगर प्रोहिबिटेड कर रखा है तो वो सब कुछ इलीगल की डेफिनेशन में आ रहा है। और तीसरी चीज भी ले रहा है, और विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन, तो कोई भी ऐसा कोई भी एक्ट मान लो, आप कुछ भी मान लो, जो कि सिविल एक्शन कोर्ट में करने के लिए, आपके ऊपर एक्शन लेने के लिए ग्राउंड्स देता है, वो भी इलीगल माना जाएगा। तो 3 चीजें इसमें पकड़नी है हमें। तो कौन सा, कोई भी ऑफेंस करना इलीगल है, कुछ भी अगर प्रोहिबिटेड बाय लॉ है इलीगल है, और कुछ भी ऐसा विच गिव्स ग्राउंड टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू इज इलीगल। ठीक है ना। 3 चीजें हमें कीवर्ड हमेशा याद रखने हैं, ऑफेंस को पकड़ के रखना है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ रखना है, और कोई भी ग्राउंड जो सिविल एक्शन के लिए, कोई भी क्या बोलते हैं, कुछ भी जो कि सिविल एक्शन का ग्राउंड बन जाए आपके खिलाफ लाने के लिए। ये 3 हमें वर्ड पकड़ के लेना। इलीगली वो 3 चीजें हैं कि कोई भी ऑफेंस भी इलीगली है, कोई भी चीज है जो आपको प्रोहिबिटेड बाय लॉ वो भी इलीगल है, और कुछ भी सिविल एक्शन लाने के लिए ग्राउंड्स देता है आपके खिलाफ वो भी इलीगल है। एंड अब यहां पे इसकी डेफिनेशन, एंड अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू, कोई व्यक्ति को कब कहा जाएगा कि उसे वैध रूप से आबद्ध है, हिंदी में कहा जाता है वॉट एवर इट इज इलीगल इन हिम टू ओमिट, कुछ भी जो इलीगल है भैया उसे आप मत करिए, उसे ओमिट करिए, तो आप लीगली बाउंड टू डू है, खत्म। 43 में डेफिनेशन इलीगल की है, एक ये क्वेश्चन बनता है, दूसरा बनता है कि इलीगल में आता क्या क्या है, और इलीगल में 3 चीजें आती है, एक आता है ऑफेंस, दूसरा आता है प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तीसरा आता है एनीथिंग विच गिव ग्राउंड्स फॉर सिविल एक्शन। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पीटी में जो क्वेश्चन बनाता है वो यहीं से बनाता है और कहीं से नहीं बनाता है। ठीक है। अब 44 में इंजरी है, इंजरी में
भी कभी अगर पूछ ले तो अंदर से, वैसे लगता नहीं है मुझे पूछेगा, और अगर पूछ लेता है एक बार पढ़ लेते हैं इसको। तो इसका है इंजरी, द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। इंजरी का सिंपल सा है, कोई भी हार्म हुआ है जो इलीगली हुआ है, इलीगल हमने 43 में अभी पढ़ लिया। कोई भी हार्म जो इलीगली हुआ है किसी व्यक्ति को हुआ, तो उसकी चाहे बॉडी में हुआ, चाहे माइंड में हुआ, चाहे उसकी रेपुटेशन को हुआ, चाहे उसकी प्रॉपर्टी को हुआ, चारों चीजों में इंजरी मानी जाएगी। अंदर से बहुत ज्यादा इसमें पूछने का चांस नहीं होता है। इंजरी कई बार डेफिनेशन पूछ लेता है कहां पर है, तो कोई भी हार्म है, इलीगली है, किसी व्यक्ति को होता है, वो रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, माइंड, पर्सन, इन बॉडी, सब में कहीं कुछ भी अगर उसको हार्म हो रहा है तो वो इंजरी बन जाएगी। 45 से लेकर 52 तक सिंपल याद करने के लिए है। 45 में लाइफ है, 46 में डेथ है, 47 में एनिमल है, 48 में वैशल है, 49 ईयर मंथ, 50 सेक्शन, 51 ओथ। इसमें से कहीं से कुछ नहीं पूछेगा। 42 से गुड फेथ पे पूछता है, बहुत उसका पेट क्वेश्चन है ये सबका, कि गुड फेथ किस में डिफाइन है। एक तो ये पूछता है 52 में, और गुड फेथ का मीन्स क्या होता है। तो इसमें दो ही वर्ड हमें याद रखना है, विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन, बस। नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर अटेंशन। जो भी ड्यू केयर अटेंशन में किया गया वो गुड फेथ में। ड्यू केयर अटेंशन, ड्यू केयर अटेंशन, दो वर्ड गुड फेथ, ड्यू केयर अटेंशन, गुड फेथ, खत्म। 52 में 4 हमें वर्ड याद रखने हैं, 52 गुड फेथ, ड्यू केयर अटेंशन, खत्म। हमें ये 2 बार 4 बार रिपीट कर लेना, कभी नहीं भूल सकते। 52A में भी कई बार पूछ देता है हार्बर किस में डिफाइन है। हार्बर में कभी अंदर घुस के नहीं पूछता, इतना ही पूछता वो, ठीक है ना। ये 52 तक डेफिनेशन क्लॉज है। ये मैंने एक बार रीड कराया भी, अगर इसे हम दोबारा एक बार और रीड कर लें, और जो जो आप ऑनलाइन हो, एक सेकेंड, ऋषभ 52 तक आपको समझ में आ गया ना। इसको अगर आप 2 बार और इसी तरीके से रिवाइज कर लो, इसे किस सेक्शन में क्या है, तो इसे भूलोगे नहीं आप। ट्रिक्स के साथ कर लो, जो उसके वर्ड्स हैं 52 तक, जो जो मैंने बताए, किसके कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हमें याद रखने हैं। उसके बाद 52 के बाहर से इससे ज्यादा कुछ बनाने के चांसेस नहीं रह जाते। तो इसे मैं दोबारा एक बार रिपीट करूं कि इसके बाद आगे बढ़ूं मैं? चलो ओके। चलिए 53 से एक बार देखते हैं। चैप्टर 3 आ गया पनिशमेंट का। 53 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पनिशमेंट का टाइप पूछता है, कितने टाइप्स की पनिशमेंट है। जो क्वेश्चन अगर बनता है वो ये बनता है कि पनिशमेंट कहाँ है, तो वैसे तो कहीं पूछा नहीं गया आज तक कि पनिशमेंट कहाँ डिफाइन है, बट फिर भी याद रखना ठीक रहता है कि 53 में है। मगर ये कई बार पूछ जाता है किस टाइप की पनिशमेंट है, कितने टाइप की है पनिशमेंट। तो इसमें जैसे दिए कि फर्स्ट डेथ है, सेकंड इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, थर्ड ओमिट हो गई है। ये ट्रांसपोर्टेशन हुआ करती थी, ये अब ओमिट हो गई है, तो इसे आप नहीं करोगे। 1 2 हो गया, थर्ड हट गया, फोर्थ आ गया आपका, तो ये थर्ड हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, टोटल 5 टाइप की आपकी पनिशमेंट है। तो कई बार पूछ देता 2 टाइप, 3 टाइप, 5 टाइप, 6 टाइप, 8 टाइप जैसे पूछे। तो इसमें पूछने के लिए वही है, कितने टाइप की पनिशमेंट है कि 5 टाइप्स की पनिशमेंट है। 53A नॉट इंपॉर्टेंट, 54 55 इज इंपॉर्टेंट। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, 54 55 बोथ आर इंपॉर्टेंट। तो यहां पर कई बार पूछ देता कि एक तो ये चीज पूछता कौन करता है, और दूसरा पूछता किस में करता है।
जैसे कि इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ डेथ शैल हैव बीन पास्ड द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। देखो 54 आईपीसी में कह रहा है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और जब आप सीआरपीसी पढ़ोगे 432 पढ़ोगे 433 पढ़ोगे वहां पर भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात की गई है। मगर जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वहां पे जो सेंटेंस को चेंज कर रहा है वो प्रेसिडेंट कर रहा है या गवर्नर कर रहा है। तो ये जरूर याद रखना कि कौन कर रहा है। कहीं पर जैसे ऑप्शन में आपको दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब आप ये देखना क्वेश्चन आईपीसी में पूछा है, सीआरपीसी में पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा है। तो अकॉर्डिंग टू आईपीसी है कि इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ डेथ शैल हैव बीन पास्ड द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर। सबसे अच्छी बात इसमें है कि उसकी कंसेंट भी नहीं लेनी है ऑफेंडर की। कम्यूट द पनिशमेंट फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय दिस कोड। मृत्यु दंडादेश का लघुकरण कर रहा है। सरकार चाहे, और समुचित सरकार अगर चाहे तो अगर किसी को अगर डेथ सेंटेंस मिली हुई है तो किसी भी पनिशमेंट में उसको चेंज कर सकती है, उसका लघुकरण कर सकती है विदाउट हिज कंसेंट। ये 54 में है। और दो चीजें यहां से बनती हैं जो मेरे हिसाब से कि किसमें कर सकते हैं, कौन कर सकता है और कहां दिया है। 54 में दिया है, कौन कर सकता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकती है, और किसी भी पनिशमेंट में कर सकती है। और 55 में है क्योंकि अब डेथ हो गया तो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, तो उसका कम्यूटेशन क्या होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं एवरी केस के सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ शैल हैव बीन पास्ड। यहाँ पर भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, विदाउट द कंसेंट है, सेम है, कम्यूट द पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर। तो अगर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है किसी को तो उसे आप 14 ईयर से ज्यादा के लिए आप उसको कम्यूट नहीं कर सकते। आप 20 साल की नहीं दे सकते, 10 साल की कर दीजिए इम्प्रिजमेंट लाइफ को, 12 की कर दो, 10 की कर दो, 8 की कर दो, 4 की कर दो, 14 से ज्यादा नहीं कर सकते आप उसको। 54, 55, 54, 55 इससे रिलेटेड है। डेथ को हम कम्यूट करेंगे किसी में भी, इम्प्रिजमेंट फॉर को 14 से ज्यादा नहीं कर सकते, कोई भी कर सकता है। 54 में दिया है, 55 में दिया है। सिंपल बात है, याद कर लिया। दो बार मेरे पीछे अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप एक बार खुद में भी अगर अंदर मन में रिपीट कर लो कि 54 में दिया है कि डेथ को किसी में भी कर सकते हैं, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकती है। 55 में दिया है कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ को कर सकते हैं, 14 ईयर से ज्यादा नहीं कर सकते, कोई भी गवर्नमेंट कर सकती है। खत्म हो गया, तो सेक्शन खत्म हो गया। हमें इसकी वर्डिंग में जानने के अंदर पूरी कहानी हमें पढ़नी नहीं है, हमें तो वो पढ़ना है जो हमारे काम का है। $54, $55 हो गया। 56 रिपील है। 57 में 2 क्वेश्चन बनते हैं और पूछता एक ही है 99% कि जो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ अगर उसको रिकॉन करोगे तो कितने इयर्स के लिए करोगे। वैसे तो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ जो होती है वो फुल लाइफ के लिए ही होती है, मगर अगर रिकॉन करना हो कभी भी कितने साल की मानी जाए, जब रिकॉर्डिंग करनी होगी तो उसे 20 ईयर्स लेके चलते हैं हम। यही क्वेश्चन हर बार पूछता है जब भी पूछता है 57 से। ये भी नहीं पूछते, मैंने तो देखा था कि किस सेक्शन में यही पूछता है कि अगर रिकॉर्ड करना हो इम्प्रिजमेंट लाइफ को तो कितने इयर्स आप उसे लेके चलोगे। तो इसमें साफ लिख दिया रिकॉर्ड एज इक्विवेलेंट टू इम्प्रिजमेंट फॉर 20 ईयर। 20 साल याद कर लो। 57 खत्म। 60 इंपॉर्टेंट नहीं है। 63 पे आ जाओ। अगर आप 63 में जो पूछता है, कभी सेक्शन तो 63 भी नहीं पूछता, मगर एक चीज जरूर पूछता, और ये तो खैर सबको मेरे हिसाब से पता भी रहती होगी कि वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच अ फाइन में बी एक्सटेंड। जब ये नहीं बताया कि कितना फाइन होगा, पैसा नहीं बताया। द अमाउंट ऑफ फाइन्स टू विच द ऑफेंडर इज लायबल इज अनलिमिटेड। कितना भी फाइन हो सकता है, बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। यही 2 वर्ड हमेशा रखने हैं कि अनलिमिटेड होगा। अब मर्यादित, हिंदी में वर्ड इन्होंने यूज किया है, अब मर्यादित होगा पर अत्यधिक नहीं होगा, सक्सेसिव एक्सेसिव नहीं होगा, अनलिमिटेड होगा। ये वर्ड हमेशा याद रखना कि फाइन अगर कोई अमाउंट नहीं बताया है तो अनलिमिटेड होगा मगर एक्सेसिव नहीं होगा। 63 में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 64 सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। 64, 65, 67 ये सेक्शंस ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं कि अगर फाइन मतलब कि इतना है तो कितनी उस पर आपको इम्प्रिजमेंट उसके उसमें होगी डिफॉल्ट में,
अगर इतना है तो कितनी होगी, और फाइन जो इम्प्रिजमेंट होगी किस नेचर की होगी, सिंपल होगी, रिग्रेस होगी, किस नेचर की है, वो भी यहाँ पे सब कुछ दिया। तो 64 एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट एज वेल एज फाइन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू अ फाइन वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजमेंट। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी अगर कोई ऐसा केस है जिसमें कि इम्प्रिजमेंट और फाइन दोनों हो सकते हैं, और उसको फाइन के लिए सजा बोल दिया, फाइन बोल दिया उसको, चाहे इम्प्रिजमेंट के साथ बोला नहीं बोला, फाइन बोल दिया, और हर उस केस में जो इम्प्रिजमेंट और फाइन हो सकता है और वहां पर सिर्फ फाइन बोला गया है ना। इट शैल बी कॉम्पिटेंट टू द कोर्ट विच सेंटेंस सच offender to direct by the sentence that in default of payment of fine the offender shall suffer imprisonment for a certain term in which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which he may be sentenced or to which he may be liable under a commutation of a sentence। तो 64 तो कुछ नहीं कह रहा है, कोई पीटी के पर्पज से इंपॉर्टेंट चीज भी नहीं बता रहा है, तो सिंपल कह रहा है कि अगर किसी को फाइन की बोला गया है तो वो जो और उसे इम्प्रिजमेंट हुई उसके अलावा एक्स्ट्रा होगी। तो ये तो इंपॉर्टेंट पीटी के पर्पज 64 नहीं है। 65 जो बता रहा है वो इंपॉर्टेंट है। कह रहा द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजमेंट in default of payment of a fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment, which is the maximum fixed for the offense if the offense be punishable with imprisonment as well as fine। ये कह रहा है कि आप जो भी फाइन के, अगर किसी को आपने फाइन बोल दिया और वो फाइन नहीं पे कर रहा है, तो आप जो उसको इम्प्रिजमेंट दोगे वो 1/4 जितनी भी इम्प्रिजमेंट उसमें फिक्स थी, मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट, मान लीजिए कोई एक ऑफेंस है उसमें 10 साल तक की सजा है और उसने बोला कि 50,000 रुपए जुर्माना, 5 साल की कैद, ये कोर्ट ने आपको सेंटेंस सुना दिया। अब आपने कहा सर मेरे पे तो फाइन है नहीं, मैं 50,000 रुपए नहीं भर पाऊंगा। उन्होंने बोला कि अगर आप 50,000 रुपए नहीं भर पा रहे तो आप एक काम करो, 1 साल के लिए एक्स्ट्रा आपको इम्प्रिजमेंट होगी। अब मैक्सिमम का 1/4 से ज्यादा नहीं कर सकते, मैक्सिमम थी उस ऑफेंस के लिए 10 ईयर्स, 10 ईयर्स का 1/4 होता है 2.5 से ऊपर अगर आपने किया तो वैलिड है। 65 आपको लिमिट देता है कि कितना आप डिफॉल्ट में, इन डिफॉल्ट अगर आप फाइन नहीं दे पा रहे हैं तो कितनी सजा हो सकती है। तो कितनी हो सकती है, 1/4 हो सकती है, मैक्सिमम की 1/4, जो दी गई है उसकी नहीं, जो पनिशमेंट प्रोवाइड है उसकी, ठीक है ना। 65 ये कहता है, यहां से इंपॉर्टेंट एक चीज निकालते हैं, 1/4 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये कई बार पूछ लेता कितनी हो सकती है जी, 1/4 हो सकती है, पीटी में ये क्वेश्चन बनता है। 66 बता रहा है द इम्प्रिजमेंट विच द कोर्ट इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन मे बी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन टू विच द ऑफेंडर माइट हैव बीन सेंटेंस फॉर द ऑफेंस। तो इसने बता दिया यहाँ पर कि अगर वो फाइन के डिफॉल्ट में अगर आपको इम्प्रिजमेंट करें, वो किसी भी डिस्क्रिप्शन का हो सकता है, चाहे वो सिंपल भी हो सकता है, रिग्रेस भी हो सकता है। और 67 इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इसका, एक 65 और 67 ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर क्रक्स बताऊं तो इसमें ओवरऑल ये बता रहा है कि इसने लिए कितने रुपए तक के फाइन पर कितने मंथ की इम्प्रिजमेंट आप मैक्सिमम कर सकते हैं। तो ये 67 ये बताता है कि 50 रुपीज तक का अगर फाइन था तो 2 महीने से ज्यादा सजा नहीं दे सकते आप। अगर 100 रुपए तक का था फाइन तो 4 मंथ से ज्यादा नहीं दे सकते, और अगर 100 रुपए से ज्यादा का फाइन है तो आप 6 महीने से ज्यादा सजा नहीं दे सकते। और एक बार पढ़ ले तो कि इफ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद फाइन ओनली, मगर इसमें ये और इन्होंने लगा दिया कि कब, जब सिर्फ ऑफेंस जो पनिशेबल है वो फाइन से है, तब आप 50 रुपए तक का फाइन था तो 2 महीना, 100 रुपए तक का फाइन था 4 महीना, और 100 रुपए से ऊपर का कितना भी फाइन था तो 6 महीने से ज्यादा आप इम्प्रिजमेंट नहीं दे सकते, और इम्प्रिजमेंट देनी पड़ेगी, रिग्रेस भी नहीं दे सकते। 67 3 चीजें बताता है। पहली चीज 67 तभी अप्लाई होगा जब आपको सिर्फ फाइन बोला गया, आपको कोई इम्प्रिजमेंट नहीं हुई है। दूसरा, सिंपल ही होगा आपको, अगर उसके डिफॉल्ट में आपको जो भी इम्प्रिजमेंट होगी सिंपल ही होगी। तीसरा, लिमिट देता है कि 50 रुपए तक का है तो 2 महीना, 100 रुपए तक का 4 महीना, और 100 रुपए से ऊपर 6 मंथ, 6 मंथ से ज्यादा आप उसको इम्प्रिजमेंट नहीं दे सकते। तो यहां से जो क्वेश्चन बनाएगा वो 2-3 ही बनाएगा,
या तो पूछेगा कि ये 50 वाले में मतलब कि अगर सिर्फ फाइन हुआ तो उसकी इम्प्रिजमेंट का टाइप कैसा होगा, तो सिंपल होगा। और लिमिट पूछ देता कि 100 रुपए तक का अगर किसी को मतलब फाइन हुआ है तो उसके डिफॉल्ट में अगर उसको इम्प्रिजमेंट होगी तो कितनी होगी, तो मैक्सिमम 4 मंथ हो सकती है, नॉट बियॉन्ड 4 मंथ। ये चीज 67 में। 65 में था कि अगर इम्प्रिजमेंट के साथ उसको फाइन हो रहा है तो फिर मैक्सिमम का 1/4, उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। 67 में सिर्फ फाइन हो रहा है, ये डिफरेंस 65 67 में याद रखना। कहीं लगे कि इसमें तो कह दिया 100 रुपए से ज्यादा का होगा तो 6 मंथ नहीं होगा, अब 50,000 के लिए तुम 1.5 साल की दे रहे हो तो 6 मंथ कैसे, तो वो है कि वहां पर इम्प्रिजमेंट भी है साथ में। 68 69 नॉट इम्पोर्टेंट, 70 नॉट इम्पोर्टेंट, 71 इज इम्पोर्टेंट। ये मोर ओवर मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीआरपीसी का 31 रेड विथ 71 ऑफ आईपीसी मेंस में क्वेश्चन बनता है इसका, बट पीटी पर्पज से कभी मैंने देखा नहीं बनते हुए, मैं फिर भी एक बार देख लेते हैं। यहां पर देखो 71 एक बार पढ़ते हैं। वेयर एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स, एनी ऑफ विच पार्ट इज इटसेल्फ एन ऑफेंस, द ऑफेंडर shall not be punished with the punishment of more than one of such is offense unless it is be so expressly provided। ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि where anything which is an offense is made up of parts, एक ऑफेंस बन रहा है कई सारे पार्ट से मिलकर बन रहा है, of which part is itself an offense, और उसमें से एक कोई पार्ट जो है वो खुद में एक ऑफेंस है, मतलब कि ए बी सी डी डॉट को जोड़ के एक ऑफेंस बनता है, मगर डॉट ए जो है वो अपने आप में भी एक ऑफेंस है। उस स्थिति में क्या होगा, तो कह रहे उस स्थिति में सॉरी, द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद पनिशमेंट ऑफ मोर देन वन ऑफ सच ऑफ हिज ऑफेंस, तो एक से ज्यादा के लिए उसको सजा नहीं होगी, मगर इसमें ये प्रोवाइजो भी साथ में लगा दिया, अनलेस अगर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड हो। अगर मान लीजिए किसी में एक्सप्रेसली प्रोवाइड होगा कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ये तो अलग ऑफेंस है, इसके लिए अलग से ही सजा होगी तो होगी, वरना 71 उस पर लिमिट लगा रहा है कि अगर बहुत सारे पार्ट से मिलकर कोई ऑफेंस बनता है और उसका कोई एक पार्ट अपने आप में कोई एक ऑफेंस है, तो उसमें से एक के लिए आप सजा दोगे, उस एक के लिए और बड़े उसके लिए, दोनों के लिए सजा नहीं दोगे। ऐसे नीचे भी दे रहा है, वेयर एनीथिंग इज एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशन ऑफ एनी लॉ इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग बाय विच ऑफेंस आर डिफाइंड और पनिश्ड, और उसके बाद कह रहा मतलब ये इसमें ये कह रहा है कि अगर एक से ज्यादा डेफिनेशन में कोई एक्ट किसी का फॉल कर जाता है, मैंने जो किया वो एक से ज्यादा डेफिनेशंस में फॉल कर रहा है, और वेयर सेवरल एक्ट ऑफ विच वन और मोर देन वन वुड बाय इटसेल्फ और बाय देमसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट व्हेन कंबाइंड अ डिफरेंट ऑफेंस। ये कह रहा है कि जहां के कई कार्य जिनमें से स्वयं एक से या स्वयं एकाधिक से अपराध घटित होता है, मिलकर भिन्न अपराध घटित करते हैं, मतलब कि बहुत सारे एक्ट हैं, उनमें से कुछ एक्ट मिलकर एक अलग डिफरेंट ऑफेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो कह रहा है कि द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद अ मोर सीवियर पनिशमेंट देन द कोर्ट विच ट्राइज हिम कुड अवॉर्ड फॉर एनी ऑफ सच ऑफेंस। तो वो कह रहा है कि किसी एक ऑफेंस के लिए सबसे ज्यादा मतलब बड़ा ऑफेंस उसमें जो माना जाएगा, उसके लिए जो इम्प्रिजमेंट दे सकते थे, पनिशमेंट जो दे सकते थे, उससे ज्यादा आप नहीं दे पाओगे। अगर मान लीजिए जैसे इसमें कहते हैं कि एक से ज्यादा डेफिनेशंस में फॉलो कर रहा है, तो मेरा एक ऑफेंस है, मैंने किया 3 डेफिनेशन में फॉलो कर रहा है, अगर कोर्ट इस पे आ जाएगा 71 में लिमिट ना हो तो अलग अलग डेफिनेशन के हिसाब से मेरे को पनिशमेंट देगी, तो पता लगा 3-3 साल के हिसाब से 9 साल के लिए जेल में चला गया, मगर काम तो मैंने एक ही करा था, वो अलग अलग डेफिनेशन में फॉलो कर रहा है, तो ये उस पर एक लिमिट लगा देता कि आप मोर सीवियर पनिशमेंट किसी भी एक के लिए जो उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। ऐसे नीचे वाले में ये कह रहा है कि सेवरल एक्ट हैं और उसमें से एक डिफरेंट कुछ उसके जो एलिमेंट है वो मिलकर एक डिफरेंट ऑफेंस भी बना रहे हैं, तो फिर जो उसमें सबसे सीवियर जो पनिशमेंट जिसके लिए प्रोवाइड कर रखी हो आप वो सजा दे दीजिए, बाकी की नहीं दोगे। 71 पीटी पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड कर दिया है मैंने, मेंस पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है 31 के साथ, सीआरपीसी के साथ मिलके फिर तो पूरा अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है इसको, बट पीटीज में ज्यादा कुछ है नहीं इसके। 72 इज नॉट इंपॉर्टेंट,
73, 74, 75 इज इंपॉर्टेंट एंड 73 से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनाता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है, आप लोगों ने तो सुना होगा और पता भी होगी आपको, जेल वेल में जब बंद करते हैं तो कोई कैदी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहा है या परेशान कर रहा है, तो उसे आइसोलेट करने के लिए एक बंद, फिल्मों में दिखाते हैं ना, एक अलग से उसमें डाल देते हैं कोठरी में। अभी उसमें दिखा रहे थे जो आपकी क्या मनी हाइस्ट में, उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक एक महीने के लिए बंद कर रखा था, 2-2 महीने धूप भी नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा। वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात हो रही है अकेले अगर। और इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो इसकी टाइम लिमिट पे बनाते हैं ज्यादातर। 73 में कुछ नहीं पूछते हैं, वो यही पूछते हैं कि कितने दिन की पनिशमेंट में आप कितने दिन तक रख सकते हो, इसके अलावा वो कभी कुछ नहीं बनाते। तो इसमें बहुत सिंपल है कि एक तो क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम 3 मंथ के लिए हो सकता है, पहली चीज। दूसरी, अब 3 मंथ के लिए हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, वो इन्होंने एक स्केल दे दिया है कि अगर 6 मंथ तक की कोई इंप्रिजमेंट है, 6 महीने की अगर सजा है, तो आप 1 महीने से ज्यादा किसी को भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं रख सकते। अगर 6 महीने से 1 साल तक की सजा है तो 2 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते। और अगर 1 साल से ज्यादा की सजा कितनी भी हो, उसमें आप 3 महीने से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में किसी व्यक्ति को नहीं रख सकते। यही पूछता है, जब पूछता, ज्यादातर इसमें भी जो पूछता है वो बीच वाला पूछता है, 6 महीने से 1 साल में सजा हुई है तो कितने दिन तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है किसी व्यक्ति को। आपको याद रखना है 1, 2, 3 महीने है, 6 महीने तक 1 मंथ, 6 to 1 ईयर इम्प्रिजमेंट है 2 मंथ, और अब 1 ईयर इम्प्रिजमेंट है 3 मंथ। 73 से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से इसके अलावा कभी कोई क्वेश्चन पीटी में नहीं बनाता। 74 में कुछ नहीं है, वो सिर्फ इतना बताता है कि 2 जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होंगे उनमें मिनिमम 14 दिन का गैप होना चाहिए। मतलब कि ये बात है, सॉरी 14 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते, 14 दिन का गैप नहीं होना चाहिए, 14 दिन से ज्यादा आप नहीं रख सकते। मान लो किसी को 1 महीने के लिए आपको रखना भी है तो फिर आपको 14 दिन रखना पड़ेगा, फिर बाहर निकाल के लाना पड़ेगा, फिर आप 14 दिन बाद उसे दोबारा रखना। एक बार में आप 14 दिन ही रख सकते हो, फिर आप उसे बाहर निकालो, हवा पानी सब उसे मिले, थोड़ा धूप वूप मिल जाए उसको 2, 4, 6, 10 दिन में, फिर दोबारा आप उसे 4-14 दिन के लिए डाल दो। मैक्सिमम लिमिट 73 में दे दी, इंटरवल लिमिट आपको मतलब कितने दिन के लिए एक बार में सकते हो 74 में दे दिया। 74 से पूछता नहीं, कभी पूछता 73 से है और कहीं से नहीं पूछता। 75 से इनहेंसमेंट की बात करता है, और 73, 74 के बाद चले, 75 बात करता है इनहेंसमेंट की। यहां से कभी वैसे पूछता तो नहीं है, मगर फिर भी अगर पूछे तो पता होना चाहिए। पेज नंबर 13। देखिए 75 एक बार देख लेते हैं। Whoever having been convicted, ए और बी दो चीजें, बाय कोर्ट इन इंडिया ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17। चैप्टर 12 जो है वो रिलेटेड है तो आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, नहीं आ रही, नहीं आ रही, पता कैसे चला?